A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि कल ही मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि आज आप लोगों का साइंस में केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को टेस्ट की टाइमिंग भी बता दी थी। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 35 या 40 सेकेंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आज के टेस्ट के कुछ रूल्स बता देता हूं। इन रूल्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर केवल एक बार ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कोई, उसी क्वेश्चन का आंसर वो बार बार कमेंट करके बताने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको केवल एक बार ही करना है और अगर एक बार से ज्यादा आप अपना आंसर करेंगे तो मैं आपके आंसर को चेक नहीं कर पाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले वो क्वेश्चन के आंसर को गलत बताते हैं। ठीक है, पहले वो क्वेश्चन के आंसर को गलत बताते हैं। जब मैं आंसर बता देता हूं तो वो क्या करते हैं, वो अपना आंसर ही चेंज कर देते हैं, अपने ऑप्शन को ही चेंज कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर को गलत ही मानूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन का आंसर केवल एक बार करना है और आप अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरे आंसर बताने के बाद आप अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं और आपको मेरे आंसर बताने से पहले ही अपना आंसर बताना है। अगर मेरे आंसर बताने के बाद अपना आंसर बताएंगे तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर को चेक नहीं करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग मुझसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब मैं टेस्ट लेता हूं तो वहां पे स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर ये पूछते हैं कि सर आपने ये चैप्टर अभी क्यों नहीं पढ़ाया, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। तो ये सब क्वेश्चन ना आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। टेस्ट के समय आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूरा फोकस टेस्ट पे लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित है। यहां पे समान आवर्त की बात हो रही है, सेम पीरियड की, ध्यान रखिएगा। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहां पे 40 सेकंड का समय दे रहा हूं। 40 सेकंड का पूरा टाइम अपना लीजिए और एक बार ही अपना आंसर कीजिएगा। अगर एक बार से ज्यादा आप अपना आंसर करेंगे तो मैं आपका आंसर चेक नहीं करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक ही बार आंसर आपको करना है और मेरे आंसर बताने के बाद आप अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। जो आंसर आपने एक बार कर दिया है वही फाइनल माना जाएगा और अगर चेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 40 सेकंड का अपना पूरा समय लीजिए, अपना आंसर बताइए, जल्दी मत कीजिए। देखिए इससे पहले जब मैं आप लोगों का टेस्ट लेता था तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आता था कि सर जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा आंसर गलत हो गया। तो जल्दी मत कीजिए, अपना पूरा टाइम लीजिए, सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। और इस पैटर्न के मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हैं और टेस्ट में ही कई बार मैंने आपसे इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो 40 सेकंड यहां पे पूरे हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना आंसर यहां पे कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वेनेडियम, क्रोमियम
और मैंगनीज ये आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित हैं, ध्यान रखिएगा। वी से हमारा मतलब वैनेडियम, Cr से मतलब क्रोमियम और Mn से मतलब हो जाएगा मैंगनीज। चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो देखिए वैनेडियम, वी से हमारा वैनेडियम होता है। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 23 होता है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद Cr यानी क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है 24। फिर उसके बाद यहाँ पे Mn लिखा हुआ है। मैंगनीज, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है 25, यानी 23, 24, 25। यहाँ पे एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिए हैं। आप पेरियोडिक टेबल में चेक करेंगे तो आपको वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज ये आपको समान आवर्त में उपस्थित मिलेंगे, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा पेरियोडिक टेबल, आपको वहां पे वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज ये आपको समान आवर्त में उपस्थित मिलेंगे, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस आपके दिए हैं ये नहीं होंगे, ठीक है। आप इनको भी चेक कर सकते हैं लेकिन ये नहीं होंगे। करेक्ट आंसर आपका वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज ये होगा। ये आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। इस टाइप के मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुक्रोज यानी चीनी का अणु भार ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए आज मैं आपसे यहां पे टेस्ट में पूछ रहा हूं। तो क्वेश्चन है कि सुक्रोज यानी चीनी का अणु भार ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपने देख लिए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहां पे 1 मिनट का समय देता हूं। 1 मिनट का पूरा समय अपना लीजिए, फिर अपना आंसर बताइएगा। जल्दी मत कीजिएगा क्योंकि एक ही बार आपको यहां पे मौका मिलेगा आंसर करने का। अगर एक बार से ज्यादा करेंगे तो वैसे ही मैं आपका आंसर चेक नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो एक बार आपको अपना आंसर करना है तो सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। यह नहीं कि तुरंत कमेंट कर दिया आंसर। अगर तुरंत कमेंट करेंगे तो वही मैं आपका फाइनल आंसर मान लूंगा, फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 1 मिनट का समय आपको दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के टेस्ट में मैं आप लोगों से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछूंगा जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिए हैं या फिर जो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो यहां पे 1 मिनट का समय कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे सुक्रोज यानी चीनी का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? C12, H22 और O11 होता है, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखा होता तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या है? C12 है। C से हमारा मतलब क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसी का दुगना इसका परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट होता है 12। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है। और कितने कार्बन यहां पे हैं? 12 कार्बन है ना, तो क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 12। C12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12, ये मैंने यहां पे लिख दिया, फिर प्लस का साइन। उसके बाद H22 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? H22। तो H से हमारा मतलब होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ही होता है। क्या होता है? 1 होता है ना। और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 22 है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22 × 1, ये लिख सकते हैं ना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस O11 लिखा हुआ है। O से हमारा मतलब क्या होता है? O से हमारा मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार क्या होता है? 16 होता है। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसी का दुगना इसका क्या होता है? परमाणु भार होता है 16, ठीक है। एटॉमिक वेट 16 होता है ऑक्सीजन का। और कितने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं? 11 ऑक्सीजन है ना। तो 11 और गुणे हम यहाँ पे 16 ये लिख सकते हैं। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 12 की मल्टीप्लाई 12 में करवाएंगे तो आपको 144 मिलेगा, प्लस
22 की मल्टीप्लाई 1 में तो आपको मिलेगा 22, फिर इसके बाद प्लस 11 की मल्टीप्लाई आप 16 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 176। इन सबको ऐड कर लीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, ऐड करने पर आपको यहां पे मिल जाएगा 342 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 342 आपको कहीं ऑप्शन में दिया है? कहीं नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 342 आपका ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है। 320 दिया, 180 दिया, 90 दिया, लेकिन 342 नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं और इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से लिथियम का अयस्क है। क्वेश्चन यहां पे क्या है कि निम्न में से लिथियम का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय यहां पे दे रहा हूं। इसी समय के अंदर आपको यहां पे अपना आंसर करना है, तो अपना पूरा टाइम यूज कीजिए। आपको जल्दी नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। एक ही बार आपको आंसर करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एक बार ही अपना आंसर कीजिएगा। अगर एक बार से ज्यादा आंसर करेंगे तो मैं आपके आंसर को चेक नहीं करूंगा। और दूसरी बात, आपको मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर करना है, और मेरे आंसर बताने के बाद आप अपना आंसर चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं यहां पे सबको देख रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है, तो बहुत ही सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार करवाया हुआ है। निम्न में से लिथियम का अयस्क है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। 30 सेकंड यहां पे हो जाते हैं कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा लेपिडोलाइट। ध्यान रखिएगा, जो लेपिडोलाइट है ये लिथियम का अयस्क होता है। और इसके अलावा लिथियम का एक अयस्क होता है स्पोड्यूमिन। क्या होता है? स्पोड्यूमिन। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्कोनाइट लिखा हुआ है। स्कोनाइट ये पोटेशियम का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लाइमस्टोन लिखा हुआ है। लाइमस्टोन ये कैल्शियम का होता है। तो फिर लिथियम का अयस्क क्या हो जाएगा? लेपिडोलाइट होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। आप क्वेश्चन पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और आज ही ये क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करीब चौथी बार करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको 3 बार ये क्वेश्चन करवा दिया है। तो क्वेश्चन यहां पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इन 4 में से एक एलिमेंट ऐसा है जो संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। संक्रमण तत्व को इंग्लिश में हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको करीब यहां पे 1 मिनट और 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इतना समय मैं आपको दे रहा हूं, सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये देखिए ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल है, तो यहां पे आपको टाइम लग सकता है। जो सॉल्व करके बताएगा उसको टाइम लगेगा, और जिसने याद कर लिया है, रट लिया है, तो उसकी बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया है, तुरंत आंसर मत कीजिएगा, सोच समझ के अपना टाइम लेकर फिर आंसर कीजिएगा, क्योंकि एक ही बार आपको यहाँ पे आंसर करना है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो गुड इवनिंग बोल रहे हैं, मैं उनको बता दूं, आप अभी सिर्फ टेस्ट पे फोकस कीजिए, अभी आप गुड इवनिंग मत बोलिए, ठीक है। टेस्ट हो रहा है, आप बाद में गुड इवनिंग बोल लीजिएगा, अभी आप टेस्ट पे फोकस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट और 30 सेकंड का समय मैंने आपको दिया हुआ है। इसी के अंदर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, और ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो अपना आंसर यहाँ पे कीजिए, और यहाँ पे आपका टाइम हो जाता है कंप्लीट। 1 मिनट 30 सेकंड का समय यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर संक्रमण तत्व होता क्या है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते, ध्यान रखिएगा, डी
ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक, मैं यहां पे परमाणु क्रमांक लिख देता हूं। तो देखिए परमाणु क्रमांक 21 से 30, ठीक है, परमाणु क्रमांक 21 से 30, फिर उसके बाद 39 से 48, ठीक है, 39 से 48, फिर उसके बाद परमाणु क्रमांक 57 से 80, 57 से 80, फिर उसके बाद परमाणु क्रमांक 89 से, ठीक है, परमाणु क्रमांक 89 से 112 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा SN। SN को हम टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, टिन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये संक्रमण तत्व नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो SN है ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जो SN होता है ये P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किस ब्लॉक का? P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मैंने आपको क्या बताया, जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, तो जो SN है ये P ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो इसीलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। और देखिए SN, मैं आपको बता दूं, जो टिन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो देखिए जो टिन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 50। ठीक है, क्या होता है? जो SN है, SN का एटॉमिक नंबर जो होता है 50 होता है। तो देखिए परमाणु क्रमांक मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए हैं जो संक्रमण तत्व होते हैं। तो देखिए 21 से 30, 39 से 48 और उसके बाद 57 से 80 आ जाता है। जबकि जो टिन है इसका परमाणु क्रमांक 50 है। तो यहाँ पे देखिए 50 तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो संक्रमण तत्व तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो संक्रमण तत्व होते हैं 39 से 48 तक होते हैं। 49, 50, 51, 52 यानी 56 तक नहीं होता। तो 50 आपका यहाँ पे SN का एटॉमिक नंबर होता है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा जो आपका स्कैंडियम है D ब्लॉक का एलिमेंट होता है। पलेडियम ये भी D ब्लॉक का एलिमेंट होता है। PD से मतलब हमारा पलेडियम होता है और Hg से मतलब हमारा क्या हो जाएगा? पारा यानी मरकरी। तो ये भी D ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मैं आपको बता दूं, देखिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। ठीक है, स्कैंडियम का Sc, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। फिर इसके बाद PD लिखा यानी पलेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 46 होता है। पलेडियम का 46 होता है। उसके अलावा Hg आपका दिया है, तो पारे का क्या होता है? Hg का होता है 80 होता है। तो आप एटॉमिक नंबर मिला लीजिए। देखिए 21 से 30 तक के परमाणु क्रमांक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक 21 Sc का है, तो ये क्या हो जाएगा? ये संक्रमण तत्व है। फिर उसके बाद 39 से 48 के बीच में आपका 46 आएगा, ये भी D ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ये भी संक्रमण तत्व है PD वाला। फिर इसके बाद देखिए Hg आपका दिया है, तो देखिए 57 से 80 तक के तत्व, 80 तक के जो एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे 80 पे आपका यहाँ पे क्या आता है? मरकरी आता है। तो 80 जो है ये भी आपका जो एटॉमिक नंबर 80 यानी पारा है, ये भी क्या है? ये भी आपका संक्रमण तत्व है। तो ये तीनों संक्रमण तत्व हैं, लेकिन जो SN है ये नहीं है, क्योंकि ये P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, P ब्लॉक का एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर इसका 50 होता है। तो काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया, आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संक्रमण तत्व नहीं है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। 1 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम मैं आपको देता हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पूरा टाइम लेकर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर अपना आंसर कीजिएगा। जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार ही आपको अपना आंसर करना है।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आज के टेस्ट में जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी, मैं अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर उस स्टूडेंट का नाम बता दूंगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आज के टेस्ट में जिस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी, मैं उसका नाम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, टाइम पूरा यूज कीजिए, इसी समय के अंदर आपको यहाँ पे अपना आंसर यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि सर मैंने टेस्ट दिया था लेकिन आपने मेरा नाम यहाँ पे ऐड नहीं किया कम्युनिटी टैब पर। तो मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट इस समय टेस्ट दे रहे हैं निर्धारित समय पे, उन्हीं स्टूडेंट्स में से मैं नाम ऐड करूंगा। जो स्टूडेंट्स बाद में टेस्ट दे रहे हैं, मैं उनका नाम इंक्लूड नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता दे रहा हूं। तो 4 ऑप्शंस आपने देख लिए, क्वेश्चन आपने देख लिया है। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का सबसे पहले करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी AR 3D10 4S2 4P1, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कैसे आया, चलिए ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे गैलियम लिखा हुआ है, गैलियम को हम Ga से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Ga से रिप्रेजेंट करते हैं। और गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 31 होता है, 31 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 1s2 2s2, फिर इसके बाद आएगा 2p6, फिर इसके बाद यहां पे आएगा 3s2 3p6, 3p6 के बाद आपका यहां पे आएगा 4s2 फिर 3d10। पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30, यानी 3d के बाद अब आपका क्या आ जाएगा? 4p1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4p1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हमें यहाँ पे। अब इसको हम क्रम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रम से लिखेंगे तो 3d10 आपका पहले आ जाएगा, 3p6 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 3d10 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4s2 हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 4p1। यहां तक कर लिया। अब देखिए इस फॉर्म में तो आपका ऑप्शन कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है, तो अब आपको यह ध्यान देना है कि गैलियम के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है। मैं यहां पे अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो गैलियम के पहले जो अक्रिय गैस आती है वो होती है ऑर्गन। ऑर्गन को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18 होता है। और अगर आप ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 2 2 4 6 4 10, फिर इसके बाद 3s2 12 और 3p6 18, यानी 3p6 तक ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है? ऑर्गन का लिखा हुआ है। तो 3p6 तक हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं इसकी जगह AR, यानी ऑर्गन लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? AR के बाद आपका आ जाएगा 3d10, फिर 3d10 के बाद आपका क्या आ जाएगा? रुकिए मैं साइड में यहां पे लिख देता हूं, नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां पे? देखिए AR आ जाएगा, ठीक है, यहां तक 3p6 तक इसकी जगह AR, फिर इसके बाद 3d10, फिर इसके बाद 4s2, फिर इसके बाद 4p1, यही तो हमारा आया। तो AR 3d10 4s2 4p1 कहां पे दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको यहां पे ही डिटेल में समझा दिया, ताकि अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहा हो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना आता, टॉपिक पे वीडियो पहले बनाई हुई है, चैनल पे जाकर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बोरैक्स लवण का सूत्र क्या होता है। आज ये क्वेश्चन मैं आपको करीब 5वीं बार करवा रहा हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। 30 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर बताना है, और सोच समझ के कीजिएगा, एक बार ही आंसर करना है।
जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी क्वेश्चन का आंसर 2 बार कर रहे हैं, मैं उनका आंसर चेक नहीं करूंगा, मैं पहले ही यहाँ पे बता दे रहा हूं। एक ही बार अपना आंसर कीजिएगा और यह भी ध्यान रखिएगा कि अपना ऑप्शन आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो आंसर कर दिया वही फाइनल होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है और 30 सेकंड का समय भी यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Na2B4O7.10H2O, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरेक्स लवण का सूत्र क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 45 सेकंड का समय देता हूं। 45 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर करना है। निम्न में से कौन सी औषधि दर्द निवारक के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती है? यहां पे नहीं की बात हो रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा कि निम्न में से कौन सी औषधि दर्द निवारक के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती है। आज ये क्वेश्चन मैं आपको करीब तीसरी या चौथी बार करवा रहा हूं। चैप्टर पढ़ाया था औद्योगिक रसायन वाला, वहां पे करवाया था, और मेडिसिन से रिलेटेड पूरा टॉपिक ही मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। टाइम मैंने आपको बता दिया, 45 सेकंड का समय है। एक बार आंसर करना है और आंसर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 ऑप्शन आपने देख लिए हैं, समय भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। जो क्लोरोमाइन है इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में नहीं किया जाता है, यानी ये जो क्लोरोमाइन जो मेडिसिन है ये दर्द निवारक के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो फिर ये किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है एंटीसेप्टिक्स के रूप में। जो क्लोरोमाइन है इसका उपयोग होता है एंटीसेप्टिक्स के रूप में, पूतरोधी के रूप में होता है। और उसके अलावा जो मॉर्फिन है, एस्प्रिन है और पैरासीटामोल है, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है दर्द निवारक के रूप में। और इसमें से जो आपका यहाँ पे एस्प्रिन दिया है और पैरासीटामोल दिया है, इसका प्रयोग ज्वरनाशक के रूप में भी होता है। ध्यान रखिएगा, ज्वरनाशक के रूप में, यानी एंटीपायरेटिक्स के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। जो एस्प्रिन और पैरासीटामोल है, एंटीपायरेटिक्स यानी ज्वरनाशक के रूप में भी इनका प्रयोग होता है और दर्द निवारक के रूप में तो होता ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जैसे वीडियो फिनिश होगी अपना स्कोर बताइएगा और सही स्कोर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, अगर झूठ बोलेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। मुझे पता है किसने कितना सही किया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं ताकि मुझे यह पता चले कि कौन सा स्टूडेंट अपना स्कोर सही बताता है। लास्ट टाइम इससे पहले जब मैंने आपका टेस्ट लिया था तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना स्कोर गलत बताया हुआ था। चेक किया, मुझे खुद ही पता चल गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना जो स्कोर बताया था वो बढ़ा के बताया था। तो देखिए यहाँ पे आप अपना स्कोर बढ़ा के बता देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आपका ही नुकसान होगा, इसमें आपका ही नुकसान है। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, सही सही अपना स्कोर बताइएगा, और अगर गलत बताएंगे तो आपकी मर्जी, इसमें आपका ही नुकसान है। क्योंकि देखिए, अगर आप गलत करने के बाद भी कह रहे हैं कि मेरा आंसर सही है तो फिर इसमें आपकी गलती है। आप इससे ये आपको प्रॉब्लम होगी कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पे आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन गलत करेंगे तो वहां पे आपके नंबर कटेंगे, यहां पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि सही सही ऐसे टेस्ट दिया कीजिए जैसे आपका पेपर हो रहा है। अगर सीरियस होकर टेस्ट देंगे ना, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, 2020 का क्वेश्चन। अभी ऊपर मैंने आपको संक्रमण धातु यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है या फिर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनके बारे में ऊपर ही आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ऑप्शन ए दिया है चांदी, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन बी मैंगनीज और ऑप्शन डी दिया है लेड।
ठीक है। देखिए धातु की जगह आपको तत्व भी लिखा हुआ मिल सकता है और तत्व की जगह आपको धातु भी लिखा हुआ मिल सकता है, उसी के अनुसार आपको अपना आंसर करना होता। देखिए संक्रमण धातु कहिए चाहे संक्रमण तत्व कहिए, कॉन्सेप्ट आपका सेम यूज होने वाला है। ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसीलिए दोबारा मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे आपको अपना आंसर करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। और जब 2020 की प्रिपरेशन में करवा रहा था ना, तो वहाँ पे इस टाइप के मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे, और जैसे ही स्टूडेंट्स पेपर देकर आए थे उन्होंने तुरंत कमेंट करके बताया कि सर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया कीजिए। तो 1 मिनट का समय आपको दिया है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। नहीं की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, नहीं की बात यहाँ पे हो रही है। तो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर यहाँ पे कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेड। जो लेड है ये संक्रमण धातु नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेड इन चारों में से संक्रमण धातु नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए चांदी दिया है, टंगस्टन दिया है, मैंगनीज दिया है। इन तीनों, ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये संक्रमण धातु होंगे यानी ट्रांजिशन मेटल्स होंगे। लेकिन जो लेड है, ये लेड आपका ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है? पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इसीलिए ये संक्रमण धातु नहीं है। अभी ऊपर ही मैंने आपको क्या बताया था कि परमाणु क्रमांक 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80 और 89 से 112 तक के जो रासायनिक तत्व होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो संक्रमण तत्व या फिर आप संक्रमण धातु बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लेड का मैं आपको एटॉमिक नंबर बता देता हूँ। लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है, 82 होता है। तो देखिए 57 से 80 तक के जो होते हैं एलिमेंट्स, वो तो होते हैं संक्रमण तत्व, ठीक है, लेकिन 82 वाला नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसके बाद 57 से 80 के बाद यहाँ पे 89 से 112 तक के होते हैं। तो यहाँ पे 82 वाला, ये लेड का 82 है, ये तो होगा नहीं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा चांदी आपका जो दिया है, देखिए चांदी का एटॉमिक नंबर होता है 47 होता है चांदी का। टंगस्टन का क्या होता है? टंगस्टन का होता है 74 एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, और मैंगनीज का होता है 25। तो देखिए 21 से 30 के बीच में आपका 25 आ रहा है, मैंगनीज यानी संक्रमण धातु है ये। फिर देखिए टंगस्टन का 74 एटॉमिक नंबर होता है, देखिए 57 से 80 के बीच में 74 आ रहा है टंगस्टन, ये भी आपका संक्रमण धातु है। फिर इसके बाद चांदी, देखिए 39 से 48 के बीच में 47 एटॉमिक नंबर 47 यानी चांदी का आ रहा है, तो ये भी संक्रमण धातु है। जो नहीं है वो आपका लेड है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप दूसरी बार मैं आपको करवा रहा हूं। यहाँ पे कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 20 सेकंड का समय देता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60, CO60 यानी कोबाल्ट 60, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है कोबाल्ट 60 है, ध्यान रखिएगा। देखिए रेडियो एक्टिव समस्थानिक से रिलेटेड पिछली बार मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करवा दिए थे और एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था, और इस बार भी मैंने आपको करवा दिए हैं क्वेश्चंस। तो अब रिपीट करना है आपको, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है, पेपर उठा के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। देखिए एक तरफ यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनका यहाँ पे लैटिन नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? टंगस्टन। टंगस्टन का लैटिन नाम यहाँ पे लिखा है वोल्फ्राम।
फिर यहाँ पे लिखा है पोटेशियम, पोटेशियम का लिखा हुआ है कालियम, फिर यहाँ पे एंटीमनी लिखा हुआ है या फिर आप एंटीमोनी भी बोल सकते हैं। तो एंटीमनी, एंटीमनी का यहाँ पे लैटिन नेम लिखा हुआ है स्टीबियम, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका दिया है कि सभी मिलान सही है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। 30 सेकंड का समय मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसी समय के अंदर में आपको अपना आंसर यहाँ पे बताना है। देखिए एक तरफ एलिमेंट्स आपके लिखे हुए हैं, एक तरफ लैटिन नाम लिखा हुआ है। टंगस्टन है, टंगस्टन का वोल्फ्राम लिखा हुआ है, पोटेशियम का कालियम लिखा हुआ है और एंटीमनी का लिखा हुआ है स्टीबियम, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 30 सेकंड आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सभी मिलान आपके सही हैं। यानी यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है, तो यहाँ पे कोई भी गलत मिलान नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो देखिए ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन दिया है कि सभी मिलान सही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी मिलान आपके यहाँ पे सही है, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। देखिए टंगस्टन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। टंगस्टन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका लैटिन नेम वोल्फ्राम होता है, सही है। पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका लैटिन नेम कालियम, ये भी सही है। एंटीमनी को हम SB से, किससे? SB से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीमनी को हम SB से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका लैटिन नाम होता है स्टीबियम, ये भी सही है। तो सभी मिलान आपके यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पोटाश एलम किस प्रकार का लवण है? ऑप्शन ए मिश्रित लवण, ऑप्शन बी संकर लवण, ऑप्शन बी द्विक लवण, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस चैप्टर का क्वेश्चन है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। आपको मैं यहाँ पे 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है। 20 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ, अपना आंसर मुझे बताइए। फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे किसी क्वेश्चन का आंसर 2 बार कर रहा है तो उसका आंसर चेक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। और दूसरी बात, अपना ऑप्शन चेंज मत कीजिएगा। मेरे आंसर बताने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना ऑप्शन चेंज कर रहे हैं उनका आंसर मैं गलत ही मानूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कोई फायदा नहीं अगर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ फिर आप अपने आंसर बता रहे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट ने कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? द्विक लवण। पोटाश एलम किसको बोलते हैं? पोटाश एलम हम फिटकरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फिटकरी को बोलते हैं। अब मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। कई बार मैंने आपको बताया है, फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आपको फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला बताना है। देखिए जो फिटकरी है ये द्विक लवण है, ठीक है। किस प्रकार का लवण है? द्विक लवण, यानी डबल सॉल्ट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे द्विक लवण होता क्या है? तो दो सामान्य लवणों के विलयनों को मिलाकर उसका क्रिस्टलीकरण करने पर बनने वाला लवण द्विक लवण यानी डबल सॉल्ट कहलाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी द्विक लवण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्या समझना है ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, बस आप अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने आंसर यहाँ पे कर लिया होगा आसानी से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। यहाँ पे अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैसेस की बात हो रही है। अक्रिय गैस बोलिए, निष्क्रिय गैस बोलिए, नोबल गैस बोलिए या फिर इनर्ट गैस बोलिए, बात एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए दिया नियॉन, ऑप्शन बी जेनॉन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन और ऑप्शन डी दिया है ऑर्गन। आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है इन चारों में से। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे
बताना है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो गलत मत कीजिएगा और सोच समझ के आंसर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 20 सेकंड के अंदर अपना आंसर आपको करना है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी में होते हैं। देखिए जब मैं टेस्ट लेता हूँ वहां भी मैं आपको क्वेश्चन इतना डिटेल में बता देता हूँ कि दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स काफी जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करवाइए, टेस्ट फिनिश कीजिए। तो जो जल्दी में होता है वो कुछ नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा, जितने स्टूडेंट्स जल्दी में होते हैं ना, वही जल्दी उनको काफी फिर बाद में चल के उनको काफी प्रॉब्लम होती है उसी जल्दी के चक्कर में। जब पेपर देने जाते हैं क्वेश्चन समझ ही में नहीं आता है। जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो जल्दी जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं। तो वीआईपी आपको नहीं बनना, ज्यादा वीआईपी मत बना कीजिए, नहीं तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स इतने वीआईपी हैं, वो अपने आप को इतना वीआईपी समझते हैं कि वो टेस्ट भी नहीं देने आते हैं। जब टेस्ट लेता हूं तो क्या क्या बहाने मारते हैं मैं बता नहीं सकता हूं। कहेंगे कि मुझे काम आ गया था, इतने टाइम में फ्री नहीं था। तो देखिए आधे घंटे का टेस्ट होता है, 30 से 45 मिनट का टेस्ट होता है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। अपने आप को वीआईपी मानते हैं। तो जो अपने आप को वीआईपी मानते हैं तो वीआईपी बन के ही रह जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप टेस्ट देंगे तो आपका ही फायदा होगा और नहीं देंगे तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया। करेक्ट आंसर ऑर्गन होगा, ऑप्शन डी होगा। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है तो ऑर्गन है, ऑर्गन को AR से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपकी इनर्ट गैस होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बिटुमेनी कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, बस यहां पे मैंने कुछ ऑप्शंस में चेंज किए हुए हैं, बस ध्यान रखिएगा। बिटुमेनी कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है, ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। 15 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ठीक है, 15 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर कर लेना है, इससे ज्यादा का समय आपको नहीं लेना है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सबसे पहले क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर बिटुमेनी कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, वो होती है 65%। 65% होती है। तो क्या 65% आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? 90% है, 96% है, 15% है, लेकिन 65% यानी 65% ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है चांदी, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी दिया है लेड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकंड का यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 15 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे अपना आंसर करना है। तो मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, जितने स्टूडेंट टेस्ट देने नहीं आते हैं उसमें उन्हीं का नुकसान है। ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को वीआईपी समझते हैं, तो वीआईपी समझिए आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टेस्ट नहीं देंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि देखिए टेस्ट देने से आपको ये पता चलता है कि आप लोगों ने अभी तक कितना पढ़ा हुआ है। वैसे आप दिन भर पढ़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप टेस्ट में स्कोर कर पा रहे हैं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला पा रहे, इसका मतलब आपने स्टडी की है। और अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे तो आपको फिर से एक बार अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, अपना रिवीजन करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पारा, या आप जिसे मरकरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मरकरी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? मरकरी को, पारे को, या फिर आप Hg बोल सकते हैं। Hg से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अभी लास्ट टेस्ट में ही ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, दोबारा फिर से पूछ रहा हूं। और यहां तक देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक इतने क्वेश्चन मैंने किए, कोई भी सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसके सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हो।
कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसने सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करेक्ट किया हो। किसी ना किसी स्टूडेंट ने किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है। और यहाँ पे सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने पूछे थे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे थे। तो देखिए आपको रिविजन अपना अच्छे से करना है, ज़्यादा समय अब आपके पास है नहीं। जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जब डेट कंफर्म होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। 4 ऑप्शन आपने देख लिए। अपना आंसर मुझे सबसे पहले बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, फिर से बता दे रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने किसी क्वेश्चन का आंसर 2 बार किया है, ध्यान रखिएगा 2 बार किया है, उनका आंसर मैं चेक नहीं करूंगा। और दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स ने अपना ऑप्शन चेंज किया है, पहले कुछ और आंसर बाद में कुछ और आंसर किया है, अगर ऐसा किया है तो उनके क्वेश्चन का आंसर गलत माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात, ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया। अगर आपके 15 में से 6 भी करेक्ट हैं तो आप बताइए कि हाँ 15 में से मेरा 6 करेक्ट है। इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर आपका 15 में से 6 ही करेक्ट हुआ है, या 15 में से 7 करेक्ट हुआ है, या फिर 10 करेक्ट हुआ है, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए, अगली बार आपका 15 में से 15 सही हो जाएगा। लेकिन झूठ मत बोलिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर गलत स्कोर बताएंगे तो वैसे भी पता चल जाएगा, तो गलत स्कोर बताने से कोई फायदा आपका होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S हो जाएगा। H2S ये इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, ध्यान रखिएगा। यानी वायु में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 15 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हुए हैं। कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हुए हैं। और सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा और ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताइएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग टेस्ट दिया है, रूल्स मैंने आपको पहले बता दिए थे, ठीक है, उन्हीं का आंसर मैं चेक करूंगा और मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर आज के टेस्ट के टॉपर का नाम बता दूंगा। ठीक है, जिसने सबसे अच्छा स्कोर किया है 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया आज के टेस्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आज के इस टेस्ट में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।